चलिए देखिए, हम लोगों ने लास्ट टाइम यहाँ तक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ शॉर्ट डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ जनरल पॉइंट। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये हमारा डायपोल है माइनस क्यू और प्लस क्यू, उसको एक सर्टेन सेपरेशन डिस्टेंस हमने रखा हुआ है, दैट इज द माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, 2a है। ठीक है, और यहाँ पर हमने डायपोल मोमेंट क्या ले लिया हुआ है, p लिया हुआ है, राइट। अच्छा, अब आप समझिए कि ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इस थीटा एंगल के अलाइनमेंट पे अगर आप लेंगे तो ये हो जाता है बेटा आपका p cos थीटा। ये क्या हो जाता है, p cos थीटा। और अगर हम देखें कि ये p cos थीटा अलोंग द एक्सिस है, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो अलोंग द एक्सिस वाला मिलेगा, राइट। और ये जो डायपोल मोमेंट हमें मिल रही है p sin थीटा, तो हमें पता है कि इक्वेटोरियल के केस के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायपोल मोमेंट से कैसे मिलती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में मिलती है। तो अगर p sin थीटा का डायरेक्शन ये है तो उसकी एंटी पैरेलल डायरेक्शन में हमें क्या मिल जाता है, तो हमें ये मिल जाएगा आपका इक्वेटोरियल प्लेन पे। बोलो, आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं फॉर एक्सेस, एक्सेस के लिए हमारे पास में फॉर्मूला क्या रहता है, बेसिक फॉर्मूला रहता है 2kp/r³। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सेस के लिए 2kp/r³। और हमने यहाँ पर डायपोल मोमेंट का कौन सा कंपोनेंट लिया हुआ है, तो p cos थीटा कंपोनेंट लिया हुआ है। सो ये हो जाएगा 2kp cos थीटा/r³, राइट। अच्छा, अब आप यहाँ पे समझिए कि ये इक्वेटोरियल प्लेन हम बात कर रहे हैं, तो इक्वेटोरियल पे हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, आ जाएगी kp/r³। ये क्या आ जाएगा, kp/r³। ठीक है, और अगर हम यहाँ पर देखें कि इक्वेटोरियल पे अगर आप ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं बेटा, kp sin थीटा/r³। इसका वर्टिकल मतलब कि जो डायपोल मोमेंट है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हम क्या ले लेते हैं, kp sin थीटा/r³। बोलो, यहाँ तक समझ में आया? इसके बाद यस में सर। ये एक्सेस हो गया और इक्वेटोरियल हो गया, राइट। अब आप समझिए कि अगर हमें इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फाइंड करने के लिए आप सभी जानते हैं कि सपोज ये एक्सेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल है, तो ये आपको रिजल्टेंट मिलेगा, राइट। तब ये आपको क्या मिल रहा है, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट मिलेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्सिस का स्क्वायर प्लस इक्वेटोरियल का स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्सिस का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 2kp cos थीटा/r³ का होल स्क्वायर, और इक्वेटोरियल में आएगा kp sin थीटा/r³ का होल स्क्वायर। अब आप समझिए कि ये जो 2kp cos थीटा/r³ में से kp/r³ कॉमन है दोनों में, यहाँ पर भी kp/r³ कॉमन है और यहाँ पर भी kp/r³ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यस और नो? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं यहाँ पर लिख के बता देता हूँ, देखो। We can write net electric field is equals to 2kp cos θ/r³। इसमें से मैं बाहर ले लेता हूँ, जो बाहर आता है उसको kp/r³ को बाहर ले लेते हैं, बिकॉज इससे कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो kp/r³ को हमने ले लिया बाहर, और स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, तो देखो 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन थीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2 cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा kp/r³ अंडर रूट ऑफ ये 2 cos थीटा का होल स्क्वायर मतलब 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये जो 4 cos स्क्वायर थीटा आपको जो दिखाई दे रहा है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं बेटा 4 cos स्क्वायर थीटा को वी कैन राइट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो वी कैन राइट kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। बोलो, आई बात समझ में? तो हमारे पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगी kp/r³ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप यहाँ पे एक चीज समझिए कि जैसे कि हम ये जानते हैं कि एक्सेस के केस में जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल अलोंग द एक्सेस फाइंड करते हैं, उस टाइम पर
अलोंग द एक्सिस के लिए जो थीटा की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है. सो वी कैन से अलोंग एक्सिस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी. अगर अलोंग एक्सिस थीटा की वैल्यू 0 आ रही है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, इसी के अंदर पुट करके देख लो. तो केपी बाय आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 1 + 3 कॉस के. अब ये कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 3 क्या आ जाएगा 4, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा 2. तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस क्या आएगी 2 केपी बाय आर क्यूब, और यही हमारा आंसर आता है. अगर हम यहाँ पर कहें कि ये एक्सिस के लिए निकाला हमने, अगर हम यहाँ पे निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द इक्वेटोरियल, ठीक है, तो इक्वेटोरियल के लिए अगर हम बात करें तो थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा इक्वेटोरियल के लिए, 90 डिग्री पे होता है. जो डायपोल है उससे कितना एंगल पे है, 90 डिग्री पे है, राइट. तो इक्वेटोरियल के लिए अगर हम देखें तो ये जो cos थीटा है, थीटा की जगह हम क्या पुट करेंगे 90, तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0 हो जाती है, और इक्वेटोरियल पे आ जाएगा केपी बाय आर क्यूब. बोलिए क्लियर है यहाँ तक. यस सर. तो यहाँ पर हमने एक्सिस और इक्वेटोरियल ये दोनों को हमने निकाल लिया है, ठीक है. उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद हमने एक्सिस और इक्वेटोरियल का रेशियो भी निकाल लिया था 2:1. एंड आफ्टर दैट आल्सो वी हैव डन वन मोर थिंग, कि यहाँ पर हमने ये जो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, वो एंगल निकालना था. ये जो एंगल दिखाई दे रहा है टेन अल्फा, ये नेट और इसके बीच में ये जो एंगल अल्फा दिखाई दे रहा है, ये एंगल अल्फा हमने निकालना था किस तरीके से. तो टेन अल्फा इज इक्वल्स टू हम क्या लिखते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर में हम लिख सकते हैं इक्वेटोरियल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय एक्सेस एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. तो इक्वेटोरियल पे क्या आ जाएगा केपी साइन थीटा बाय आर क्यूब, और एक्सियल पे क्या आ जाएगा 2 केपी कॉस थीटा बाय आर क्यूब. अब यहाँ से केपी बाय आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 टेन थीटा हो जाएगा, राइट. और यहां से हम ये कह सकते हैं कि टेन अल्फा की वैल्यू क्या होती है 1/2 टेन थीटा होती है. यहाँ तक क्लियर है सभी को. यस सर. ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्लियर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरल पॉइंट के लिए. ठीक है, एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस. लेट्स से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल नाउ. तो अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर हम एक डायपोल बनाते हैं, यहाँ पर सपोज यहाँ पर मैंने डायपोल ले ली, और इस डायपोल पे ये ले लिया -q, ये ले लिया +q, ये सेंटर है, दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर वही 2a ले लिया, और इसी एक्सेस पे यहाँ पर कोई पॉइंट P कंसिडर किया है जिस पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं. और ये दूरी अगर हम ले लेते हैं x ले लो r ले लो, जो लेना है आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पर सपोज मान लीजिए मैंने ले लिया x. ठीक है ना, पॉइंट ए है पॉइंट बी है, तो आप समझिए ये जो -q चार्ज दिख रहा है आपको, इस -q चार्ज की वजह से आपको पोटेंशियल कितना मिल रहा होगा पॉइंट पी पे, बताइए. ये जो पॉइंट पी आपको दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट पी पे इस -q की वजह से आपको कितना पोटेंशियल मिल रहा होगा. तो मैं लिख देता हूँ पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज -q, मतलब VA कितना मिल रहा होगा KQ/. अब माइनस लेना पड़ेगा बिकॉज ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, पोटेंशियल के केस में हमें उसका साइन भी साथ में लेना पड़ता है, यस और नो. सो वी कैन राइट -KQ/. अब -q से ये डिस्टेंस कितना है, तो ये x हो गया, और ये कितना है, तो ये a हो गया, तो -KQ/x + a. आप लेना चाहें तो r ले सकते हैं, r इज मोर कन्वीनियंट बिकॉज आई थिंक हमने पहले भी r से लिया हुआ है, तो -KQ/r + a ले लेते हैं. ठीक है, और अगर हम b, ये जो b पर है +q चार्ज, उसकी वजह से निकालें तो पोटेंशियल ड्यू टू b मतलब +q की वजह से, सो वी कैन से KQ/r - a लिख सकते हैं, राइट. अगर हम इन दोनों को ऐड करें
नेट पोटेंशियल क्या आएगा यहाँ पे, वी नेट एट पॉइंट पी। तो हम लिख सकते हैं वी नेट इज इक्वल्स टू वी वन सॉरी वी ए प्लस वी बी। सो वी कैन राइट फॉर द नेट पोटेंशियल वी ए प्लस, जस्ट अ मिनट, नेट पोटेंशियल इज वी ए प्लस वी बी। अच्छा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, तो क्या आ जाएगा बताओ, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए, और बी क्या आ जाएगा, के क्यू माइनस आर बाई ए। अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा होगा पोटेंशियल, आर माइनस ए बड़ा होगा कि ए बड़ा होगा, मतलब वी बी बड़ा होगा कि वी ए बड़ा होगा। लिखते हैं चलो, वी ए की जो वैल्यू है वो है माइनस, पहले मैं जो पॉजिटिव है उसको पहले ले लेता हूँ, ठीक है। तो के क्यू, इसको वी बी प्लस वी ए करके ही लिखता हूँ जिससे कि थोड़ा सा आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो वीबी की जो वैल्यू है वो कितनी है बेटा, के क्यू बाय आर माइनस ए है। तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी के लिए हमने ले लिया के क्यू बाय आर माइनस ए, और वी ए की वैल्यू जो अगर हम देखें तो क्या आ जाएगी, माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए। तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ के क्यू बाय आर प्लस ए, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर कि के क्यू को हम बाहर ले लेंगे, इसमें से क्या करेंगे, के क्यू को हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे। तो अंदर क्या बचेगा, वन बाय आर माइनस ए इंटू माइनस ऑफ वन बाय आर प्लस ए, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा समझिए, के क्यू इंटू आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए अपॉन डिवीजन में क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? नो सर। अब देखिए आगे, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, मैं यहीं ओपन कर देता हूँ ताकि एक स्टेप कम हो जाएगा, यहीं पे ओपन करके तो ये जो माइनस आर माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं, यस और नो? यस सर। तो यहाँ पर आप समझिए कि ये प्लस आर ये माइनस आर ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, टू ए। तो हम लिख सकते हैं के क्यू इंटू टू ए बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमारा नेट पोटेंशियल आया है। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज है समझिए, मैं जब यहाँ पे लिख रहा हूँ के क्यू इंटू टू ए, सो वी नो दैट कि क्यू इंटू टू ए किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स डायपोल मोमेंट पी, इट रिप्रेजेंट्स डायपोल मोमेंट पी। तो नेट पोटेंशियल को हम लिख सकते हैं के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं, के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आर इज ग्रेटर देन ए, मतलब कि ये जो हमने पॉइंट पी जो हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे कि ये जो पॉइंट पी मैंने यहाँ पर लिया है, अगर मैं इसको बहुत दूरी पे ले लूं, मतलब दिस आर इज वेरी ग्रेटर देन दिस डिस्टेंस टू ए, तो सेपरेशन बिटवीन द डायपोल के जो वो है माइनस के प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो सेपरेशन है, अगर उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ, मतलब छोटा है काफी कंपैरेटिवली, तो आई कैन से कि नेट पोटेंशियल इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, वी नेट इज इक्वल्स टू वी विल गेट के पी बाय आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आया? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए पहले तो। नो सर। अच्छा, अब एक चीज समझिए कि हम यहाँ पर इस पॉइंट पी पर है सपोज, फिर हम जाएंगे पॉइंट क्यू पे, फिर हम जाएंगे पॉइंट आर पे, तो हम इस तरीके से इसका जो डिस्टेंस है आर क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, आर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर आर इंक्रीज हो रहा है बेटा, समझने वाली बात है, ध्यान रखना मेडिकल वाला बच्चों के लिए खास करके, अगर आर इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो हियर वी कैन से एज वी गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो यही है कि नहीं है,
एक्सिस के अलोंग देखेंगे तो यही डायरेक्शन मिलेगी, जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यहाँ पर, यस और नो? Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ से एक चीज और क्लियर हो जाती है, वो ये कि व्हेन यू गो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिक्रीजिंग, यस और नो? Yes, sir. वो आपको सामने दिखाई दे रहा है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते हैं वैसे वैसे आपका जो पोटेंशियल है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो वी कैन से इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। वो लोग क्लियर है यहाँ तक? इन द Yes, sir. डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीजेस। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिए। अगर हम बात करें किसकी, वी विल टॉक अबाउट इक्वेटोरियल के लिए, ठीक है। सो लेट्स से if we have a electric dipole and in that case we are finding a let's see here, so let's say electric potential on equatorial due to dipole, ठीक है। अब यहाँ पर हमने दो पॉइंट्स ले लिए, कौन कौन से पॉइंट ले लिए समझो। ये हो गया आपका माइनस क्यू, ये हो गया आपका प्लस क्यू, इन दोनों के बीच का सेपरेशन हो गया 2a, एंड यहाँ से ये जो सेंटर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से आर डिस्टेंस हमने ले लिया, और इस आर डिस्टेंस में हमने कोई पॉइंट कंसीडर किया है पी। इस पॉइंट पी पे हमें फाइंड करना है, ठीक है। अब आप समझिए यहाँ पर कि हम क्या करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है बेटा, ठीक है। तो ये डिस्टेंस सपोज मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस आएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, और ये डिस्टेंस भी कितना आएगा सेम अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दोनों ही कंडीशन में डिस्टेंस सेम है तो मैं इसको एक्स मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? एक्स। तो पोटेंशियल नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी, तो वी नेट अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर तो हमें क्या मिलता है समझिए। वी नेट इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा, सपोज ये क्यू है माइनस क्यू और यहाँ पर पॉइंट पी हमने कंसिडर किया हुआ है, सो ये हो जाएगा V1, इसको A ले लेते हैं, इसको B ले लेते हैं, तो VA प्लस VB, VA कितना आ जाएगा? तो V आ जाएगा माइनस के क्यू बाय एक्स, एक्स का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और VB प्लस कितना आ जाएगा? के क्यू बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल क्या आ गया? जीरो आ गया। So here we can say in the case of electric potential on equatorial due to dipole it will be zero. बोलो यहाँ तक कोई डाउट किसी को? No, sir. पक्का? Yes, sir. ठीक है, अब एक काम करते हैं, सिमिलरली वी कैन फिगर आउट फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन केस ऑफ शॉर्ट डायपोल, मतलब कि कोई जनरल पॉइंट पे, राइट? निकाल सकते हैं? निकाल सकते हो भाई कि नहीं? देखिए, जैसे हमने बेटा यहाँ पर केस स्टडी किया था शॉर्ट डायपोल का, ठीक है,
सेम वही तरीका है, short dipole that. So electric potential on a general point, electric potential due to dipole at general point. ठीक है, अब समझिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट, तो आप समझिए ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर हमने माइनस क्यू लिया, ये प्लस क्यू लिया, सेंटर पॉइंट ओ, और यहाँ से किसी पॉइंट पी पे वी आर फाइंडिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा कि अगर हमने ये कोई एंगल थीटा लिया हुआ है, ये डायपोल पॉइंट आपकी पी है, तो ये होता है पी कॉस थीटा। ठीक है, और ये वाला हो जाता है आपका जो हो जाता है पी कॉस थीटा, और ये हो जाता है आपका पी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब आप एक चीज समझते हैं कि अगर ये पॉइंट लिया हुआ है तो इस पॉइंट पे अगर अलोंग द एक्सिस की अगर हम बात करें, किसकी बात करें, अलोंग द एक्सिस की, तो वी नो दैट कि अलोंग द एक्सिस आपका पोटेंशियल क्या आया था, पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस, नेट पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस क्या आया था बेटा, केपी बाय आर स्क्वायर, यस और नो? नेट पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस क्या आया था, केपी बाय आर स्क्वायर। और इक्वेटोरियल की अगर हम बात करें तो इक्वेटोरियल पे कितना आया था पोटेंशियल, 0, यस और नो? यही तो फाइंड किया ना अभी हमने, देखो ये इक्वेटोरियल पे हमने नेट पोटेंशियल फाइंड किया तो 0 आया, और यहाँ पर हमने फाइंड किया नेट पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस ऑन अ डायपोल, तो केपी बाय आर स्क्वायर आया। तो सिमिलरली यहाँ पर पे ही हमने वही किया कि अलोंग द एक्सिस हमने क्या ले लिया, केपी बाय आर स्क्वायर ले लिया, और इक्वेटोरियल पे हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। लेकिन अब आप यहाँ पे एक चीज समझो कि ये तो जनरल फॉर्मूला है, तो यहाँ पर ये जो डायपोल मोमेंट है वो क्या आएगी, केपी कॉस थीटा आएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि आपका जो नेट पोटेंशियल है कि वी नेट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल अलोंग इक्वेटोरियल, तो इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो पोटेंशियल एक्सिस पे कितना आएगा, तो के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर का स्क्वायर, और इक्वेटोरियल पे तो 0, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो नेट पोटेंशियल हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, अब एक चीज और समझो यहाँ पर कि जब हम ये कह रहे हैं कि नेट पोटेंशियल के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर है, अगर हम ये कहें कि अगर थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, थीटा की वैल्यू क्या है, 0 है, थीटा की वैल्यू 0 कब आएगी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अलोंग द एक्सिस। अलोंग द एक्सिस में पोटेंशियल कितना आएगा, वी नेट, बताओ, ये जनरल फॉर्मूला है। तो केपी कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, तो नेट पोटेंशियल अलोंग द एक्सिस क्या आ जाएगा, केपी बाय आर स्क्वायर आएगा। यस सर। यस सर। अलोंग एक्सिस थीटा इज इक्वल्स टू 0, तो पोटेंशियल अलोंग एक्स एक्सिस को केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर की वैल्यू में अगर आप पुट करेंगे, एंड एज यू नो थीटा की वैल्यू 0 है, तो अलोंग द एक्सिस हमें क्या मिल जाएगा, केपी बाय आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, एंड इफ यू गो फॉर इक्वेटोरियल, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90, और 90 मतलब केपी कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो 0 ही आ रहा था पहले भी। तो हमें अगर एक फॉर्मूला याद है
कौन सा जनरल फॉर्मूला, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करने का हो, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने का हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल का पता चल जाएगा। लेकिन एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो कौन सा है, जनरल पॉइंट का। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल एट द जनरल पॉइंट, तो केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर होता है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट जनरल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से। केपी बाय अंडर रूट ऑफ, सॉरी केपी बाय कितना होता है, जल्दी बताओ, केपी बाय, बोलो भाई। हमारे पास दो फॉर्मूला है ना, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा बताओ, जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला बताओ जल्दी से। KP by RK under root of 1 plus 3 cos square theta. यस, और यहाँ पर पोटेंशियल का जनरल फॉर्मूला क्या निकाल दिया, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूला आपको याद है तो आपका काम हो जाएगा। बोलो क्लियर है, हेलो। Yes, sir. ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, sir. पक्का? ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। Now let's talk about behavior। ठीक है, समझ में आ रहा है बेटा यहाँ तक? हाँ भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. Yes. Let's say electric dipole is placed in a uniform electric field। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल placed in a uniform electric field। ठीक है, अब देखिए, जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले मैं डायपोल बना देता हूँ। सपोज ये हमारी डायपोल है which is placed at certain angle theta with the axis, and ये हमने ले लिया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस in this way। which is placed at any angle theta। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये दोनों क्या है, डायपोल है बेटा। ठीक है, एंड ये है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब क्या हो रहा है कि ये जो आपकी डायपोल दिख रही है आपको, इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जा रहा है। किस में रखा जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। ठीक है, तो व्हेन यू प्लेस अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, डेफिनेटली द फोर्स इज गोइंग टू एक्ट ऑन इट, यस और नो? भाई फोर्स तो एक्ट करेगा क्योंकि चार्ज रखा हुआ है ना, करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. तो अब आप देखिए कि इस पे अगर हम लगाते हैं प्लस क्यू ई और इस पे अगर हम लगाते हैं माइनस क्यू ई, ठीक है बेटा, तो प्लस क्यू माइनस क्यू, ये क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स लग गया यहाँ पर, राइट? अब बताओ इसमें नेट फोर्स कितना लग रहा है, प्रथम नेट फोर्स कितना लग रहा है इसमें? 0. 0 लग रहा है, राइट? इसमें नेट फोर्स क्या लग रहा है, 0 लग रहा होगा। तो नेट फोर्स 0 कैसे हो गया, ये फोर्स कैसे लगा, ये तो क्लियर है बेटा। मान लो ये F1 है, F1 को हमने ले लिया, ये F1 फोर्स है, F1 को हमने ले लिया प्लस क्यू ई, और ये F2 हो गया, F2 को हमने ले लिया माइनस क्यू ई।
और ये जो डायपोल हमने रखी है, इस डायपोल पे जो अगर नेट फोर्स की बात करें तो एफ नेट को हम लिख सकते हैं F1 प्लस F2, राइट। और F1 कितना है, Q टाइम्स ऑफ E है, और F2 कितना हो जाएगा, Q टाइम्स ऑफ E हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। बोलो आई बात समझ में, यस और नो? Yes, sir. Clear? So we can write electric dipole in uniform electric field it does not experience any force. That means ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। कैसा है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है। बोलो यहां तक क्लियर है बेटा? Yes, sir. अच्छा अब समझिए, अब इसमें फोर्स तो नहीं लग रहा है, लेकिन अब आप एक चीज समझिए, क्या इसके ऊपर टॉर्क लग सकता है? क्या इस पे रोटेशन हो सकता है इसका? क्या इसका रोटेशन हो सकता है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बताओ कैसे होगा? आपने पढ़ा होगा, कपलिंग के बारे में पढ़ा था ना 11th स्टैंडर्ड में, रोटेशन के अंदर कपल, याद है? ये और ये, जैसे अगर मैं ये कहूं कि यहाँ पर, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से, सपोज, ठीक है, और इस पे लग रहा है F1 फोर्स, इस पे लग रहा है F2 फोर्स, और ये R डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, ठीक है। कितना डिस्टेंस ले लिया है, R डिस्टेंस लिया है, ठीक है बेटा। अच्छा अब यहाँ पे समझो कि F1 इज इक्वल्स टू F2 तो है, लेकिन दोनों कैसी डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल। कैसी डायरेक्शन बेटा, एंटी पैरेलल, एंड इट इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। सेपरेशन तो है ना दोनों के बीच में, राइट। तो व्हाट वी कैन से, क्या सर पता नहीं चला सर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये F1 और ये F2 ये जो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, ये मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है दोनों का, भाई फोर्स तो सेम ही लग रहा होगा। ये प्लस क्यू लग रहा है, यहाँ माइनस क्यू लग रहा है, तो फोर्स तो सेम लग रहा होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो कैसी है, ऑपोजिट है, डिफरेंट है। यस, एंटी पैरेलल डायरेक्शन उसे कहेंगे। तो वी कैन से सिंस F1 इज इक्वल्स, since F1 is anti-parallel with the N2, what we can say, it is anti-parallel with M2, and by magnitude if I say, magnitude wise दोनों कैसे हैं, सेम है, F1 and M2, so and it is also separated from each other, ठीक है, we can say separated from each other, then couple समझते हैं आप, then couple acts on dipole, that means torque acts on a dipole. For example, कपल में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी चीज को खोलना है, जैसे मान लो कि कोई ढक्कन है किसी चीज का, है ना, अगर आप उसको कैप को
खोलना है आपको, ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, ऐसे फोर्स लगाएंगे उसके ऊपर। या फिर आप समझिए कि कोई पाइप, पानी का पाइप है और पानी के पाइप को खोलना है, तो आपको पता होगा या तो ऐसे खोलते हैं या ऐसे खोलते हैं, यस और नो? यस सर। ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा होता है, जैसे कि ये सेपरेशन है, तो सेपरेशन पे क्या लग रहा होता है, एक इस तरफ फोर्स लग रहा होता है, दूसरा इस तरफ होता है, इस तरीके से फोर्स लग रहा होता है। मतलब एक क्लॉकवाइज ये इधर जाएगा तो दूसरा इधर जाएगा, समझ में आया? मतलब दोनों की जो डायरेक्शन है फोर्स एक्ट करने की, वो कैसी होती है, डिफरेंट होती है, एंटी पैरेलल होती है। ये तो क्लियर है सभी को? यस सर। तो इस कंडीशन में बेटा क्या होता है, टॉर्क एक्ट करता है। आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा ये सब, यस और नो? यस। ठीक है, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था भाई? सर रिवाइज करवा दो ना। जैसे मैं ही कह रहा हूँ बेटा कि सपोज ये आपका पानी का पाइप है, और इस पानी के पाइप के ऊपर इस तरीके से ये लगा होता है, ठीक है। अब आप उसे ओपन करना है या क्लोज करना है, आपको क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर इस तरफ फोर्स लगाएंगे तो इसके ऊपर इस तरफ लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप, Yes, sir. मैं अगर इस पे इस डायरेक्शन फोर्स लगा रहा हूँ तो इस पे इस डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा। यार ये घूमेगा तो ऐसे ही ना, अगर आप दोनों ऐसे लगाओगे या ऐसे लगाओगे तो घूमेगा क्या वो, No, sir. राइट? आप सिंपल सा एक काम करके देख लो, अगर आपके पास पास में पानी की बोतल रखी हुई है, तो पानी की बोतल को खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। तो जो आप ऐसे कर रहे हो तो ये वाला ऐसे जा रहा है, ये वाला उंगली ऐसे जा रहा है, मतलब दोनों ही जो है फोर्सेस कैसे लग रहे हैं, एंटी एंटी पैरेलल डायरेक्शन फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, यस और नो? यस सर। बस। तो फिर उसकी वजह से क्या लगता है, उसे कपल कहते हैं, कपलिंग। कपल इसलिए कहते हैं क्योंकि दो फोर्सेस एक उस लाइन पे लग रहे होते हैं। समझ में आया? यस सर। पक्का? यस सर। कोई डाउट है यहाँ तक, किसी को बताओ पहले। कोई डाउट किसी को यहाँ पर? नो सर। हम्म। ओके, अब समझिए इन दोनों के बीच में हमने जो सेपरेशन लिया, वो सेपरेशन कितना लिया है, ये सेपरेशन कितना लिया है, आर लिया है दोनों के बीच में। ये डिस्टेंस कितना लिया है, आर लिया है। तो व्हाट वी कैन राइट, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। ये जो टॉर्क लगता है वो कितना लगता है, आर क्रॉस एफ लगता है। याद है सभी को, वर्क एनर्जी यस पावर सर। वाले चैप्टर में पढ़ा यस होगा, सर। राइट? तो टॉर्क इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ। तो वी कैन राइट इन दिस वे दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर आर क्रॉस एफ। तो आर, तो आर ही है हमारे पास में दोनों के बीच में, ठीक है। और जो फोर्स है उसको हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं क्यू टाइम्स ऑफ ई। क्या लिख सकते हैं, क्यू टाइम्स ऑफ ई। अब ये Q और R को अगर हम लिखें कि Q टाइम्स ऑफ वेक्टर R इंटू इंटू वेक्टर E, तो वो आप समझिए कि डायपोल को हम क्या लिखते हैं, P इज इक्वल टू Q टाइम्स ऑफ 2A। 2A इज द सेपरेशन बिटवीन द टू चार्जेस। और यहाँ पर सेपरेशन कितना गिवन है बेटा, दो चार्जेस के बीच में, बताओ जरा। यहाँ पर अगर मैं कहूँ ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इस दोनों के बीच में कितना सेपरेशन है, दोनों के बीच में आर। आर सेपरेशन है, राइट? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसका मतलब Q इंटू आर को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, वेक्टर P से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हियर वी कैन से Q इंटू आर को मैंने रिप्लेस किया वेक्टर P से इंटू क्रॉस P।
तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या लिख दिया, वेक्टर पी क्रॉस ई लिख दिया। बोलो आई बात समझ में? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ पहले। तो ये हमने टॉर्क निकाल लिया। टॉर्क की वैल्यू हमें बेटा क्या मिल गई, वेक्टर पी क्रॉस ई हो गई। यस और नो? तो अब यहाँ पर हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं बेटा, व्हाट वी कैन राइट अबाउट टॉर्क, वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। यस और नो? बेटा वेक्टर पी क्रॉस ई तो Yes, पी sir. साइन थीटा होता है कि नहीं होता? तो टॉर्क की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, पी साइन थीटा आ जाएगी, राइट? अब यहाँ पर एक चीज समझिए कि अगर मैं ये कहूँ कि इफ ये जो डायपोल मोमेंट और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इफ बोथ आर पैरेलल, मतलब कि मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज यहाँ पर, चलिए मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर ये हमने ले लिया माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वेक्टर पी, और इसी डायरेक्शन बेटा हमने क्या लिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिया हुआ है सेम डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या है, यही है। तो अब आप बताइए कि डायपोल मोमेंट और वेक्टर ई के बीच में एंगल कितना है? डायपोल मोमेंट और वेक्टर ई के बीच में एंगल कितना है बेटा बताओ? 0. 0 है। ये शायद समझ में आ रहा है? ये शायद फिर से रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए वेक्टर पी एंड वेक्टर ई, मतलब कि डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के बीच में एंगल कितना आ जाएगा, 0। अब दोनों के बीच में एंगल 0 आ जाएगा तो साइन 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अगर हम यहाँ पर सिमिलरली एक और चीज समझते हैं, अगर यहाँ पर हम ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है इसको अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, इसकी डायरेक्शन हम अगर हम चेंज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कितना रोटेट किया मैंने, 180 डिग्री रोटेट किया बेटा। इसका मतलब वेक्टर पी एंड वेक्टर ई, इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा, 180 डिग्री रोटेट करेगा तो 180 डिग्री एंगल बनेगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पीई साइन 180। जब पी साइन 180 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा टॉर्क का, 0। यस और नो? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ पहले। No, sir. तो यहाँ दोनों ही केसेस में आप देख रहे हो कि टॉर्क जो है वो क्या कर लग रहा है, 0 लग रहा है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes. पक्का? Yes, sir. ठीक है, अब देखो अब इसका स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम चेक कर लेते हैं। क्या चेक करेंगे, स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सपोज यहाँ पर बेटा हमने जैसे किया है कि माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज ले लिया है, मतलब कि डायपोल है हमारे पास में और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली हुई है। तो एज यू नो कि जब वो एंगल 0 डिग्री पे है तब तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम, मतलब कि जो टॉर्क है वो 0 एक्ट करेगा, राइट? लेकिन जब आप उसे रोटेट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ पर कहूँ that we have taken a dipole, जैसे मैंने डायपोल लिया हुआ है माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, ठीक है, इसको एक मिनट में चेंज करना पड़ेगा। चलो मैं दूसरे बना देता हूँ। अब पहले डायपोल ऐसा था, राइट? मैंने जो रेड कलर से बनाया है ये डायपोल कुछ ऐसा था पहले, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इस डायपोल को
रोटेट करेंगे। क्या करेंगे? रोटेट, मतलब जीरो एंगल पे था, नाउ वी आर गोइंग टू, सपोज ये डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में, नाउ वी आर गोइंग टू रोटेट इट इन दिस वे। सर्टेन एंगल पे हमने क्या किया, उसको रोटेट किया। जब रोटेट करते हैं तब क्या होता है समझिए, ये वेक्टर पी था, नाउ लेट्स डू इट। कुछ इस तरीके से लेंगे, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ठीक है, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, this represents electric field direction and this represents vector p। किसी को कोई डाउट? ठीक है, अब यहाँ पर बेटा क्या किया जा रहा है कि जो डायपोल है, आप समझिए, जो डायपोल है विच इज एट 0 डिग्री एंगल, नाउ वी आर रोटेटिंग इट इन दिस वे, मतलब कि मैं इसे कुछ इस तरीके से रोटेट कर रहा हूँ, समझिए, ध्यान से देखना बेटा, ये रोटेट हो रहा है इस तरीके से किसी थीटा एंगल पे, ठीक है। अब आप एक चीज बताइए कि टॉर्क होता है वेक्टर पी क्रॉस ई, तो पी क्रॉस ई, तो पी क्रॉस ई करेंगे, मतलब कि अगर आपने थीटा ऐसे लेके गए, मतलब कि आपने डायपोल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके गए, लेकिन जो टॉर्क लग रहा है वो आप पी क्रॉस ई, तो वो क्या करेगा, वापस से उसको स्टेबल कंडीशन में ला रहा होगा, मतलब कि फिर से जीरो कर रहा होगा, जीरो की तरफ लेके आ रहा होगा, यस और नो? मैं ये कह रहा हूं कि जो डायपोल है बेटा, इस डायपोल को हमने रोटेट किया थीटा एंगल पे। कितने एंगल पे रोटेट किया बेटा? थीटा एंगल पे रोटेट किया। जब हमने डायपोल को थीटा एंगल पे रोटेट किया है, राइट, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारे पास में ये डायपोल मोमेंट वेक्टर पी है जिसने ई के साथ सर्टेन एंगल बना लिया। अब क्या हो रहा है कि टॉर्क का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला होता है वेक्टर पी क्रॉस ई। इसका मतलब ये हो गया कि टॉर्क मतलब डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन, तो पी क्रॉस ई, कैसा लग रहा है, पी क्रॉस ई, तो उसे जो डायपोल मोमेंट है उस पर इस डायरेक्शन में लग रहा होगा वापस से टॉर्क, यस और नो? मतलब कि वापस से स्टेबल कंडीशन में लग रहा होगा। यस सर। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। ठीक है, तो ये आएगा स्टेबल कंडीशन में, स्टेबल, ठीक है। अगेन अगर हम ये कहें कि सर चलो ऐसे नहीं, हम तो ऐसे रखेंगे डायपोल को, कैसे रखेंगे वो बता देता हूँ, देखो, सपोज अगेन वी हैव टेकन इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लिया बेटा, एंड वी हैव टेकन अ डायपोल, कुछ इस तरीके से, ये माइनस क्यू ले लिया और ये प्लस क्यू ले लिया, ठीक है। अब सॉरी, ये तो पहले की तरह रख दिया, जस्ट अ मिनट, ऐसे रखिए डायपोल मान लो, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया है कि ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये आपकी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई वेक्टर पी, ये हमने ले लिया माइनस क्यू और ये हमने ले लिया प्लस क्यू। बोलो आई बात समझ में? अब यहाँ पर हम इसे क्या कर रहे हैं कि इसे हमने रोटेट किया कुछ इस तरीके से, ये था तो ऐसे स्टेबल पहले, मतलब कि 0 डिग्री पे था, अब हमने इसे रोटेट किया, राइट, तो जब हमने इसे रोटेट किया कुछ इस तरीके से थीटा एंगल पे, अब क्या हो रहा है अगेन, अब आप देखिए कि इसकी जो डायरेक्शन वो कहाँ जाएगी, समझिए, ये आपका वेक्टर पी है, तो ना वेक्टर पी ऐसे एंड क्रॉस ई ऐसे, तो वेक्टर पी क्रॉस ई मतलब वापस से कहाँ ले जा रहा है इसको, इस डायरेक्शन में ले जा रहा है, यस और नो? यस सर। तो ये फिर यस। से क्या हो रहा होगा, स्टेबल हो रहा होगा। तो यहाँ पर भी ये क्या है, स्टेबल है। एंड स्टेबल कंडीशन के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कंसीडर करते हैं, मिनिमम। भाई स्टेबल कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी हम क्या कंसीडर करते हैं, मिनिमम। तो यहाँ पर हमें पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल रही होगी, मिनिमम मिल रही होगी। एंड मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या लिखते हैं, माइनस पीई। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पक्का? यस। यस
किसी बच्चे को डाउट हो तो पूछ लो पहले। यहां तक किसी को कोई डाउट? मतलब कोई भी पोजीशन में घुमाएगी वो स्टेबल ही रहेगा ना सर? नहीं नहीं, ये दो थीटा। पोजीशन मैंने आपको बता दी फिलहाल तो। ये दो पोजीशन पहले क्लियर है, ये बताओ। सर वो स्टेबल वाला कब कब होगा वो बता, वो कॉन्सेप्ट सर। अगर आप जीरो से उसे आप क्लॉकवाइज लेके गए, जैसे मैंने थीटा आपको ड्रॉ करके बताया, थीटा की डायरेक्शन समझ में आई आपको? यस सर। तो जब आप उस तरीके से लेके जाएंगे तब भी स्टेबल रह रहा है। और जो सेकंड केस आपको मैंने बताया, ये आपका फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है। ये दोनों कंडीशन के अंदर डायपोल मोमेंट जो है, सॉरी, हाँ, डायपोल मोमेंट जो है वो स्टेबल रह रही है। लेकिन एक और कंडीशन देखो, सपोज थर्ड केस है हमारे पास में, जिसमें यहां पर हमने ये ले लिया इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम वही कहानी दोहराएंगे, लेकिन डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो गया। देखिए, ये डायपोल मोमेंट है, ठीक है। और अब यहाँ पर डायपोल मोमेंट कुछ इस तरीके से है कि ये पॉइंट माइनस क्यू है और ये पॉइंट प्लस क्यू है। और डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो कैसी है? तो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन वो ये है, दिख रही है सभी को? ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, नहीं ये भी नहीं लेना है, कोई नहीं, ठीक से बताता हूं। ये डायरेक्शन है डायपोल मोमेंट की, समझ में आया? अब ये एंगल क्या बन रहा है? थीटा। अगर आप इसे ऐसे लेके जाएंगे, अब समझो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन वेक्टर पी ऐसी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या मेरा हैंड आपको दिखाई दे रहा है सभी को? क्या मेरा हैंड सभी को दिखाई दे रहा है? यस सर। अब वेक्टर पी, देखिए वेक्टर पी इस तरफ है, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में अपने हैंड्स को ले जाइए और फिर कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स द वेक्टर ई, पुट योर पाम अलोंग द वेक्टर पी एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स वेक्टर ई। ठीक है, तो पी क्रॉस ई जाएंगे तो क्या ये डायपोल मोमेंट ऐसे घूमेगी? यस सर। मतलब ये वापस से यस स्टेबल तो सर। नहीं हो रही है, ये स्टेबल नहीं हो रही है, यस और नो? ये स्टेबल होती हुई दिख रही है क्या आपको किसी भी एंगल से? ये तो और उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है ना? तो इसे कहेंगे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, राइट। फोर्थ केस देखो, सेम तरीका है उसमें भी। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। और यहाँ पर हमने ले लिया माइनस क्यू प्लस क्यू। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखो, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, वेक्टर पी, वेक्टर पी क्रॉस ई, मतलब ये एंगल बन रहा है थीटा। रुको 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 रुको, ये तो ले लिया पहले। माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये वेक्टर पी, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये मिल जाएगी आपको। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन देखी सबने, ये डायरेक्शन मिल रही है डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन समझ में आई सभी को? यस सर। अब ये एंगल बन रहा है थीटा, ठीक है। अब आप बताइए कि डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे एक्ट कर रही है, तो पुट योर palm along the डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट एंड कर्ल योर फिंगर टुवर्ड्स वेक्टर ई। तो ये क्या करेगा, इसको और ज्यादा रोटेट कर रहा होगा। किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा होगा? हम थीटा को ऑलरेडी इस तरीके से लेके गए हैं, समझो।
थीटा को हमने ऐसे रोटेट करवाया, ठीक है। अब P क्रॉस E आप करते हैं तो P क्रॉस E करने पे ये और इधर जाएगा और ये उधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? तो ये तो थीटा की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्टेबल होने की तो कोशिश कर ही नहीं रहा है, वापस आने की तो कोशिश कर ही नहीं रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। बोलो, बात आई समझ में? बात आ रही है बेटा समझ में? यस सर। यस सर। सर तो आप एक बार वो फर्स्ट वाला समझा था ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, मैं समझा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे जब हम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम ले रहे हैं, तो जब हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम में मिनिमम पोटेंशियल ली है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हमारे पास में जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो क्या होगी? मैक्सिमम होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी P, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हमने यहाँ पर अज्यूम की है। अब देखो आपका यहाँ पर जो डाउट है बेटा, मैंने ये कहा था कि पहले अगर ये डायपोल मोमेंट ऐसे रखी हुई थी, सपोज मैं रेड कलर से बता देता हूँ, मान लो डायपोल मोमेंट ऐसे रखी हुई थी, ठीक है, और उसको अब हमने रोटेट किया कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे रोटेट किया। भाई डायपोल मोमेंट ऐसे रखी हुई थी, इसको मैंने रोटेट किया ऐसे थीटा एंगल पे। तो जब डायपोल मोमेंट को आप रोटेट करते हो थीटा एंगल पे, तो वापिस से अब देखो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, वेक्टर पी, और ई की डायरेक्शन ये है, तो वेक्टर पी क्रॉस ई करेंगे तो हमें जो डायपोल है वो वापिस से स्टेबल कंडीशन में आ रही है। भाई थीटा से आप ऐसे तो लेकर गए, लेकिन वहां पर क्या हुआ कि वहां पर टॉर्क लगा, टॉर्क ने उसको वापिस से ऐसे कर दिया, तो स्टेबल हुआ, यस और नो? यस सर। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कहानी है कि ये ऐसे था पहले, और उसके बाद हमने इसे जो डायपोल थी उसको हमने रोटेट किया सर्टेन एंगल थीटा पे। तो जब हमने थीटा एंगल पे डायपोल को रोटेट किया, थीटा एंगल पे जब मैंने रोटेट किया डायपोल को, तो यहाँ पर क्या हुआ? स्टेबल हुआ। जब आपने इसको थीटा एंगल पे रोटेट किया, तो अगेन आप देखो वेक्टर पी क्रॉस ई लगाओ, तो वेक्टर पी ऐसे लग रहा है और वेक्टर ई ऐसे लग रहा है। तो पी क्रॉस ई जब आप करते हो, पी क्रॉस ई जब आप करेंगे, तो आपको ये ऐसा घूमेगा और ये ऐसा घूमेगा, तो ये वापिस से स्टेबल हो रहा होगा। बोलो, आई बात समझ में? यस सर। क्लियर है? मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज ऐसे रखी हुई है, ठीक है, मान लो ये ए बी रॉड है, मान लो, अब इस ए बी रॉड को मैंने ऐसे घुमा दिया, कितने एंगल पे घुमाया? तो थीटा एंगल पे घुमाया। तो जब मैंने इसको थीटा एंगल पे ऐसे घुमाया और अगर ये रॉड वापिस से यूं हो जाती है टॉर्क लगने के बाद, तो ये स्टेबल हो जाता है। और अगर ये आगे की तरफ ही मूव करती है, इसी डायरेक्शन मूव करती है, तो ये फिर अनस्टेबल हो जाती है। बोलो, क्लियरिटी आ गई? Yes, sir. यस सर। यस सर। Anyone has any doubt in this? नो सर। चलिए, नो बहुत सर, बढ़िया। नो डाउट।